हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी पीएससी जीआईसी एग्ज़ाम के लिए रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। अगर आप पीजीटी के लिए भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट प्रीफर करते हो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। एंड आप अगर कोई अनदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या एसएससी वगैरह हो, जिसमें भी जीके का पार्ट पूछा जाता है, वो इस वीडियो को देख सकता है, सभी के लिए बेनिफिट करेगा। तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है। ए ऑप्शन है ताप सुनम्य, बी ऑप्शन है ताप स्थापी, सी ऑप्शन है रासायनिक यौगिक, डी ऑप्शन है बहुलक। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक जो है ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जाने वाला पदार्थ होता है। ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ ताप सुमन्य या थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। अंतराण्विक बलों के आधार पर बहुलकों का 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इलास्टोमर जो दुर्बल अंतराण्विक बलों द्वारा जुड़ा रहता है, जैसे नियोप्रीन। सेकंड ऑप्शन है आपका रेसे या तंतु जिनमें लंबी रैखिक श्रृंखलाएं होती हैं तथा इनके बीच प्रबल अंतराण्विक बल होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलीएमाइड, टेरिलॉन, पॉलिएस्टर। ओके, अब आता है थर्ड पॉइंट पर, ताप सुघट्य बहुलक। इन्हें गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। इन्हें गर्म करने पर किसी भी संरचना में ढाला जा सकता है। इनका निर्माण योगात्मक बहुलकीकरण से होता है। इनमें सामान्यतः रैखिक संरचना पाई जाती है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड इत्यादि। फोर्थ आपका पॉइंट है ताप दृढ़ बहुलक या थर्मोस्टैटिक बहुलक। ये गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं, बल्कि अधिक देर तक गर्म करने पर जलने लगते हैं। इन्हें किसी आकार में नहीं ढाला जा सकता है। इनकी त्रिमिमीय त्रियक बंधित संरचना होती है, जैसे कि बेंकेलाइट, रेजिन, टेरेलिन इत्यादि। सेकेंड क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है। तो ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ओके, तो यही क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, आप तुरंत बता दीजिए कि नाइट्रोजन पाई जाती है। ओके, तो इसमें बोला गया है कि वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक कौन सा है, तो वो है आपका नाइट्रोजन। ओके, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन होता है। यह हवा में 78% की मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा जो जो वायु में पाई जाती हैं गैसें, वो कौन से परसेंट में पाई जाती हैं, ये देखिएगा। नाइट्रोजन 78.0.84%। अगर राउंड फिगर में 78 लिखा हुआ है तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। अगर उसमें पूरा लिखा हुआ है मेजरमेंट तो पूरा आप लिखिएगा, कि परसेंट में जो भी लिखा हुआ है कि 78.08%, तो वो आप लिखिएगा, उसी पे टिक कीजिएगा। ऑक्सीजन 20% पाया जाता है, पर 20.946% पाया जाता है ऑक्सीजन वायुमंडल में। ऑर्गन जो है 0.9340% पाया जाता है। CO2 0.03% पाया जाता है। Ne जो होता है आपका वो 0.0018% पाया जाता है। हीलियम 0.005% पाया जाता है। CH4 0.00018% पाया जाता है। Kr 0.0011% पाया जाता है। H2 आपका 0.00005% पाया जाता है। वायुमंडल का द्रव्यमान -5.15 इंटू 10⁻18 kg होता है, जिसका 3/4 -11 मतलब कि 11 km की ऊंचाई तक सतह से स्थित है। वायुमंडलीय विज्ञान के अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है भंजक आपसन, बी ऑप्शन है प्रतिस्थापन, सी ऑप्शन है प्रभाजी आसवन, डी ऑप्शन है फिल्टरन। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रभाजी आसवन। मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए घटकों में अलग करने की प्रक्रिया को प्रभाजी आसवन कहते हैं। तो ये
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है ये समझिएगा। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनमें द्रवों के क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है, जैसे कि भूगर्भ से निकाले गए मतलब पृथ्वी के अंदर से निकाले गए खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल प्रभाजी या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। मिश्रण को अलग करने की अनेक विधियां होती हैं। क्रोमैटोग्राफी यह विभिन्न द्रवीय मिश्रणों को अलग करने की प्रक्रिया है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि मिश्रणों में अलग अलग घटकों का गमन वेग भिन्न भिन्न होता है। इसका विकास रूस के वैज्ञानिक माइकल स्वेट ने किया था। ठीक है, इसका विकास किन्होंने किया था? तो माइकल स्वेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। यह अघुलनशील पदार्थों को द्रव से अलग करने की प्रक्रिया है। इसमें अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से अघुलनशील पदार्थों को द्रव से बाहर निकाला जाता है। सामान्य आसवन की बात करें तो इसमें दो मिश्रित द्रवों को अलग किया जाता है। यह इस प्रक्रिया पर आधारित है कि अलग अलग द्रवों का संघनन बिंदु भिन्न भिन्न है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है? तो ए ऑप्शन है अणुओं की गति, बी ऑप्शन है पदार्थ के कण का आकार, सी ऑप्शन है पदार्थ का द्रव्यमान, डी ऑप्शन है ऊर्जा विनिमय। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अणुओं की गति। अणुओं की गति ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है। ठोस पदार्थ के अणुओं का गति सबसे कम होता है जबकि गैस का सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। ए ऑप्शन है लाल गर्म कोक पर भाप की प्रक्रिया द्वारा, बी ऑप्शन है तनुकृत H2SO4 के साथ दानेदार जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, सी ऑप्शन है सांद्रित H2SO4 के साथ जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, डी ऑप्शन है तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तनु H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तैयार की जाती है। Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, प्रोटियम 1H1 या H, ड्यूटेरियम 1H2 या D और ट्राइटेरियम 1H3 या T। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल का खोज 1932 ईस्वी में यूरे और वाशबर्न ने की थी। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। अगला क्वेश्चन है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तापमान कम कर दिया जाएगा तो सभी गैसों के जो आयतन है शून्य घेरेंगी। ओके, शून्य आयतन को घेरेंगी। -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सभी गैस का आयतन शून्य होता है। इसे परम शून्य ताप कहा जाता है। परम शून्य ताप को ओके से हम डिनोट करते हैं, = -273.15 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम जबकि घनत्व महत्तम होता है। जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अगला क्वेश्चन है, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है केवल नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है आपका केवल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वायु की संघटक गैसें होती हैं। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण वायुमंडल में होता है। वायु दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। सभी को पता होगा वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर एकदम से गिर जाए तो उसमें किस चीज़ का सिंबल होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। ओके, सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं, जैसे बादल, आंधी, वर्षा आदि। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओके, तो आप इसमें एक चीज़ आप देखिएगा, जैसे ये 5 हमने बता दिया आपको,
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वाहिर मंडल। इनके इंग्लिश नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं कि ट्रोपोस्फीयर कौन सा है, मेसोस्फीयर कौन सा है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर कौन सा है। तो ये सभी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। इन पांचों जो परतें हैं इनके इंग्लिश के नेम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। ए ऑप्शन है अवसादन द्वारा, बी ऑप्शन है बाष्पन द्वारा, सी ऑप्शन है आसवन द्वारा, डी ऑप्शन है निस्यंदन द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अवसादन द्वारा पानी और खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। पानी और चौक के मिश्रण को अवसादन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा लिया जाता है। बाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे द्रव में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण होते हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, बी ऑप्शन है रिडक्शन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, और फोर्थ ऑप्शन है आपका CO2 के साथ रासायनिक क्रिया। तो इसका ए ऑप्शन है 1 और 2, बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन है 3 और 4, और डी ऑप्शन है 1 और 3। तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और जो ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन होती है इस वजह से ही आयरन पर जंग लग जाती है। आयरन पर ऑक्सीडेशन एवं ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण जंग लगती है। जंग सामान्यतः Fe2O3 H2O लॉ ऑक्साइड एवं FeOH होल थ्राइस लो हाइड्रोक्साइड होती है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो दिए गए हैं वो आपके जंग के हैं, जो जंग लग जाती है वो, तो ये याद रख लीजिएगा, फॉर्मूले कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंग का रंग लाल भूरा होता है। जंग लगने के कारण लोहा का भार बढ़ जाता है। जंग लगने की अभिक्रिया सामान्यतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अवकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। ऑक्सीकरण वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है, जंग का उदाहरण है। ए ऑप्शन है यौगिक का, बी ऑप्शन है मिश्रण का, सी ऑप्शन है मिश्र धातु का, डी ऑप्शन है तत्व का। तो जंग या रस्ट जो है यौगिक का उदाहरण होता है। ठीक है, जंग यौगिक का उदाहरण है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। और जंग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Fe2O3XH2O, Fe2O3XH2O इसका फॉर्मूला होता है, जैसा कि ऊपर हमने ये आपको बताया था। ये लॉ ऑक्साइड होता है और लॉ हाइड्रोक्साइड में आपको जो मॉलिक्यूल हैं OH के वो थ्राइस मॉलिक्यूल और मिल जाते हैं, तो ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हाँ, एक मिनट। जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लॉ ऑक्साइड का निर्माण डैश होती है। तो ये ऑप्शन है भार में कमी के साथ, बी ऑप्शन है भार में बिना किसी परिवर्तन के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रंग में बिना किसी परिवर्तन के, या फिर भार में बढ़ोतरी के साथ। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता भी हो जाएगा कि जब जंग लग जाएगी तो फिर भार बढ़ जाएगा। जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लॉ ऑक्साइड के भार के निर्माण भार में बढ़ोतरी के साथ होता है और लोहे की आयु घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली प्लेट सदैव डैश बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़नी है वह सदैव डैश बनाई जाती है। तो इलेक्ट्रोप्लेट के लिए कैथोड की प्लेट जो है, देखो इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली प्लेट सदैव कैथोड की बनाई जाती हैं और जो धातु उस पर चढ़नी होती है वह सदैव एनोड की होती है। तो ये जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके उदाहरण क्या है, तो चांदी पर अगर सोने की प्लेटिंग करनी है तो सोने को एनोड तथा चांदी की प्लेट को कैथोड बनाते हैं। कैथोड पर अवकरण जबकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड इलेक्ट्रॉन त्यागता है जबकि कैथोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक आघात वर्ग मैलिएबल धातु कौन सा है। तो ए ऑप्शन है प्लैटिनम, बी ऑप्शन है चांदी, और सी ऑप्शन है आपका लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक मैलेबल जो धातु होती है वो आपकी होती है सोना।
सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है। सबसे अधिक चालकता वाली धातु जो है चांदी होती है, Ag होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? तो ए ऑप्शन है टिन, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है लेड और डी ऑप्शन है जस्ता। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कभी तांबे का जो देखा होगा अगर तार, तो आपने देखा होगा बिजली के तार में किसी किसी में तांबा का तार होता है, तो इसे आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। तांबा के तार सरलता से खींचा जा सकता है। सबसे अधिक तन्य धातु जो होता है, मतलब सबसे अधिक मिलेबल धातु जो होता है वो होता है सोना। तन्यता धातु का वह गुण है जिससे तार खींचे जा सकते हैं। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल में होता है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ है? ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है मृदु इस्पात, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है जस्ता। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ तांबा होता है, जबकि सबसे अधिक तन्यता सोना जो है सोना का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है सल्फर, डी ऑप्शन है फॉस्फोरस। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लरों में बालों को विशिष्ट आकार में सेट करने के लिए होता है। सोना एवं प्लैटिनम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर फफूंदी नासी के रूप में प्रयुक्त होता है। पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग 0.05% है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रासायनिक सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? ए ऑप्शन है मणिक, बी ऑप्शन है नीलम, सी ऑप्शन है पन्ना, डी ऑप्शन है हीरा। तो हीरा एक तत्व होता है। हीरा एक तत्व है, ये कार्बन का अपरूप है। डी.आई. मेंडलीफ के तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन ने ये प्रस्तुत किया। नीलम, मणिक, पन्ना सभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो ए ऑप्शन एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है जस्ता, सी ऑप्शन है टिन, डी ऑप्शन है क्रोमियम। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर जस्ता से लेपित किया जाता है। इसमें जस्ता पॉजिटिव आवेश तथा लोहा पर नेगेटिव आवेश रहता है। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण या यशद लेपन कहा जाता है। धातु की प्रकृति होती है। ए ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, बी ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मक, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो धातु की प्रकृति जो होती है वो सदैव विद्युत धनात्मक होती है। धातु की विद्युत प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। अधातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है। धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघात वर्ग मतलब कि मिलिएबल तथा तन्य होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती हैं। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में होती है। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन इत्यादि। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन पाउडर क्या है? तो ये ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम सल्फेट का मिश्रण है। बी ऑप्शन ये कपास, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण है। सी ऑप्शन है आपका यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गन पाउडर जो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण होता है। गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट तथा सल्फर और
कार्बन का मिश्रण है। गन पाउडर का आविष्कार रोजन बेकन ने किया था। नाम याद रखिएगा, गन पाउडर का आविष्कार रोजन बेकन ने किया था। पहले गन पाउडर में नाइटर के रूप में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग होता था। वर्तमान में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। गन मेटल Cu+Zn+Sn का मिश्रण होता है। गन मेटल का उपयोग वेयरिंग बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। क्वेश्चन तो शायद 15 थे, पर 15 के साथ साथ आपके 30 क्वेश्चंस तैयार हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।